Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th of January 2023. Let's begin today's MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, when assessing a laboring client, the nurse finds a prolapsed cord, the nurse should एक वुमेन जिसमें डिलीवरी हो रही है, लेबर चल रहा है, इस वुमेन में प्रोलैप्स कॉर्ड की सिचुएशन आ जाती है, यानी कि बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के बाहर आने से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड वेजाइना से बाहर की तरफ निकल आती है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? बिल्कुल रिलैक्स बैठिएगा और पूरी कंडीशन को अपने माइंड में इमेजिन करिएगा। आप ड्यूटी पर हैं, लेबर प्रोसेस चल रहा है, वेजाइनल आउटलेट पर बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट से ठीक पहले अम्बिलिकल कॉर्ड अगर विजुअलाइज हो जाती है, प्रोलैप्स कॉर्ड जैसी सिचुएशन है, तो इस समय एज अ नर्स आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कॉर्ड। हम इस कॉर्ड को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, एक साइड में अलग करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी, प्लेस द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड। हम इस क्लाइंट को, इस वुमेन को बाईं करवट में लिटा देंगे। ऑप्शन सी, एलिवेट द क्लाइंट्स हिप। हम इस क्लाइंट के हिप को ऊपर की तरफ उठा देंगे। ऑप्शन डी, कवर द कॉर्ड विथ ड्राई स्टेराइल गॉज। हम इस वुमेन में जो प्रोलैप्स कॉर्ड है, जो कॉर्ड बाहर निकली है, उसे ड्राई स्टेराइल गॉज से कवर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर आप ऑप्शन डी को सही मान रहे हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत रहने वाला है। बिकॉज हम जो ये कॉर्ड बाहर निकली है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे कवर तो करेंगे, लेकिन वहां पर ड्राई की जगह मॉइस्ट स्टेराइल गॉज का इस्तेमाल करेंगे। यानी गीला साफ सुथरा गॉज लेकर उससे इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कवर करेंगे। सो ऑप्शन डी यहां पर आपका गलत हो जाता है। अब यदि आप ऑप्शन नंबर ए को सही मान रहे हैं कि आप अपने हाथों से ये जो कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले बार आई है उसे एक तरफ कर देंगे और बच्चे की डिलीवरी कराएंगे, यानी कॉर्ड को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत माना जाएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये वेजाइनल आउटलेट है और ये कॉर्ड यहाँ से बाहर आई है और ये बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड है। अगर आपने इस कॉर्ड को एक तरफ करके बच्चे के हेड को बाहर डिलीवरी कराने की कोशिश करी, तो बच्चे की बॉडी जब इस वेजाइनल आउटलेट से बाहर निकलेगी तो लगातार इस कॉर्ड के ऊपर दबाव डालेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्ड पिचक जाएगी। और अगर ये कॉर्ड पिचक गई तो मदर की प्लेसेंटा से बच्चे की बॉडी तक ब्लड पहुंचना रुक जाएगा। जैसे कि पाइप के ऊपर जब आप प्रेशर देकर खड़े हो जाते हैं तो पानी आगे नहीं जा पाता, उसी प्रकार से यदि आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को एक तरफ करके बच्चे की डिलीवरी करवाने की कोशिश की, क्योंकि इस प्रोसेस में समय भी लगता है, तो ब्लड और ऑक्सीजन बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो कभी भी हमें कॉर्ड को एक तरफ रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करना है, अदरवाइज ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। तो ऑप्शन ए भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन बी में कहा गया है प्लेस द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड। हम इस वुमेन को बाईं करवट पर लिटाएंगे। ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, सो ये भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। फाइनली हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी। हम इस वुमेन के हिप्स को ऊपर की तरफ उठा देंगे। यहाँ पर हिप्स को एलिवेट करने का सिंपल मीनिंग है
कि हम क्लाइंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी वुमन थी जिसमें डिलीवरी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटक वाले एरिया को, हिप वाले एरिया को नॉर्मल बॉडी से थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि इसमें जो बेबी है वो आगे की तरफ ना जाए। अगर बच्चा आगे की तरफ वेजाइना की तरफ जाएगा तो लगातार इस कॉर्ड पर दबाव पड़ सकता है और बच्चे तक दबाव कॉर्ड पर पड़ने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और इसकी डेथ हो जाएगी। तो हम वुमेन के जो लोअर बॉडी वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट है, उसे ऊपर कर देंगे और हेड पार्ट को नीचे करेंगे ताकि ग्रेविटी के कारण जो बच्चा है वो यहीं पर रुका रहे, आगे ना बढ़े। और इसी दौरान फिर हम डॉक्टर को सिजेरियन सेक्शन करने के लिए कहेंगे ताकि बच्चे को यहाँ से सिजेरियन सेक्शन द्वारा बाहर निकाल लिया जाए और बच्चे में हो रहे कॉम्प्लिकेशन से उसे बचा लिया जाए। एक बार फिर से पूरे सीन को देखिएगा। आप डिलीवरी रूम में डिलीवरी करा रहे हैं, बच्चे के डिलीवर होने से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है। तो जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर देखते हैं तो तुरंत आप मदर की जो पोजीशन है उसमें हिप साइड को अप कर देंगे, यानी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में ले आएंगे, जिससे कि बच्चा आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। और उसी दौरान आप इस कॉर्ड को मॉइस्ट स्टेराइल गॉज द्वारा कवर कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार का फर्दर इन्फेक्शन ना हो, और फिर सिजेरियन सेक्शन करवा कर हम बेबी की डिलीवरी करवा लेंगे। Next question. The physician prescribes regular insulin 5 units subcutaneous. Regular insulin begins to exert an effect. किसी डॉक्टर ने पेशेंट को 5 यूनिट सबक्यूटेनियस रेगुलर इंसुलिन लगाने के लिए ऑर्डर दिया। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इंसुलिन को लगाने के बाद इसका इफेक्ट कितने मिनट में आ जाएगा, यानी कि इंसुलिन कितने देर में अपना एक्शन शुरू कर देगा, ये आपको बताना है। 5 से 10 मिनट में, 10 से 20 मिनट में, 30 से 60 मिनट में, या फिर 60 से 120 मिनट में। किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The right answer is option C, 30 to 60 minutes. रेगुलर इंसुलिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 30 से 60 मिनट का होता है, और ये एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे दूसरे इंसुलिन टाइप्स के साथ मिक्स किया जा सकता है और इमरजेंसी कंडीशन में आईवी रूट से भी दिया जा सकता है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंसुलिन्स के जितने भी टाइप्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इस तरह की टेबल बना के आप भी नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी था, रेगुलर इंसुलिन की। रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट्स के बीच में माना जाता है, यानी आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में इसे लगाने पर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इस रेगुलर इंसुलिन का पीक कितने समय तक रहता है। पीक का मतलब होता है कि इस ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट, तो ये आप बताएंगे 1 घंटे बाद से लेकर 5 घंटे तक इसका पीक रहता है। और यदि पूछ लिया जाए कि इसका टोटल ड्यूरेशन कितने घंटों का होता है तो आप बता सकते हैं इसे लगाने के बाद 6 से 10 घंटे तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये है रेगुलर इंसुलिन की बात। एक बार फिर से देखिएगा, रेगुलर इंसुलिन को लगाने के बाद जैसे ही आपने रेगुलर इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली लगाया, 30 से 60 मिनट के बाद इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगेगा, और 1 घंटे बाद से लेकर 5 घंटे तक इसका पीक रहता है, यानी मैक्सिमम इफेक्ट रहता है। और टोटल कितने देर तक ये इफेक्टिव रहेगा तो आप बताएंगे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 6 से 10 घंटे का।
ये 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंसुलिन की, जो है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं लिस्प्रो। इसे आप ह्यूमालॉग भी नाम से जानते हैं, ह्यूमालॉग। और एक और एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं एस्पार्ट, जिसे नोवालॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 5 मिनट से लेकर 25 मिनट के बीच में, और इसका जो पीक ड्यूरेशन होता है, पीक टाइम होता है, यानी मैक्सिमम इफेक्टिव होता है, वो होता है आधा घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक, यानी 30 to 90 मिनट्स का। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक, यानी कि इसे लगाने के बाद लगभग 5 घंटे तक ये इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसके अंदर बात की जाए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एनपीएच। एनपीएच का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल प्रोटेमाइन हैजिड्रॉन। न्यूट्रल प्रोटेमाइन हैजिड्रॉन। या फिर एक और चाहें तो लिख सकते हैं लेंटे इंसुलिन। लेंटे। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच रहता है, और इसका जो पीक बनता है वो 6 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच रहता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है। यानी कि एक बार आपने इंटरमीडिएट या एनपीएच इंसुलिन लगा दिया तो 24 घंटे तक इसकी इफेक्टिवनेस रहती है, और इसका जो पीक है याद रखिएगा 6 to 12 आवर्स का रहता है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कहा जाता है। और फाइनली हम बात करते हैं आखिरी टाइप की, जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में। अल्ट्रा लेंटे, अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन। इसका जो ऑनसेट होता है वो 4 से 8 घंटे का होता है, और इसका जो पीक बनता है यानी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस जो होती है वो 16 से 18 घंटे के बीच की होती है। और इसका जो ड्यूरेशन है यानी ये कब तक प्रभावी रहेगा, तो आप लिख सकते हैं अप टू 30 आवर्स, यानी 30 घंटे तक ये इफेक्टिव रहता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ओटीए ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट का इस्तेमाल करके हम किस चीज के बारे में जान सकते हैं? ऑप्शन 1, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल। कितना क्लोरीन अवेलेबल है ये पता कर सकते हैं। पीएच ऑफ वाटर क्या है ये पता कर सकते हैं। टर्बिडिटी ऑफ वाटर कितनी है ये पता कर सकते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी पता किया जा सकता है इस टेस्ट के द्वारा। टर्बिडिटी का मतलब है यहाँ पर किसी भी क्लियर लिक्विड के अंदर जो धुंधलापन होता है उसे आप टर्बिडिटी के नाम से जानते हैं। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट, यस एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। आपने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ऐसा तो सुना होगा। इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाना क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कहलाता है। अब पानी में क्लोरीन मिलाने के बाद पानी में कितना क्लोरीन अवेलेबल है, इस चीज को यदि आप जांचना चाहें, क्लोरीन कम डाला गया ज़्यादा डाला गया, इस चीज का अगर आपको पता करना है
तो उसके लिए ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट करवाया जाता है। इस OTA टेस्ट के द्वारा आप 3 चीजें पता कर सकते हैं। पहला, टोटल रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर क्लोरीनेशन कितना है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन कितना है और कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन कितना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पानी में क्लोरीन मिलाने के बाद टोटल रेजिडुअल क्लोरीन कितना है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन कितना है और कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन कितना है। इन तीनों चीजों का पता लगाया जा सकता है ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट के द्वारा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with diabetes mellitus has a glycosylated hemoglobin A1C level 9%. Based on this test result, the nurse planned to teach the patient about the need to। देखिएगा, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है, किसी डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट में आपने HbA1c टेस्ट करवाया और टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 9% आया। इस सिचुएशन में आप इस पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे? ऑप्शन ए कहता है कि उसे इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन बी कहता है टेक इन एडिक्वेट फ्लूइड्स, उसे पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स लेने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन सी प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज हाइपोग्लाइसीमिया, इस पर्सन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है और इसे कैसे रोकना है इसके बारे में टीच किया जाएगा। ऑप्शन डी कहता है प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज हाइपरग्लाइसीमिया, इस व्यक्ति को, इस पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है और इस हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, इसके बारे में टीच किया जाएगा। HbA1c, अगर आपको इसका नॉर्मल रेंज पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 3 रेंज होती हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे नोट कर लेते हैं। जब भी किसी पर्सन के अंदर आपको HbA1c टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है तो इस टेस्ट के द्वारा आप 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज तक का ब्लड शुगर लेवल पता कर सकते हैं। क्या पता किया जा सकता है इससे? ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 90 डेज। आपके पेशेंट ने पिछले 3 महीने से अपनी हेल्थ का, अपने शुगर लेवल का सही ध्यान रखा है या नहीं, सही मेडिसिन टाइम पे ली है या नहीं, डाइटरी प्रिकॉशंस लिए हैं या नहीं, एक्सरसाइज की है या नहीं, इस पूरी चीज की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप उसमें HbA1c टेस्ट करवा कर इस पूरी जानकारी को ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका क्लाइंट आपको सही बता रहा है या नहीं। अब इस टेस्ट की जो रेंज होती है, रिजल्ट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको इस टेस्ट के अंदर रिजल्ट जो है बिलो 5.7% मिलता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट नॉर्मल है, यानी उसने अपनी हेल्थ का, अपने शुगर लेवल का बहुत बखूबी ध्यान रखा है। वहीं हम बात करते हैं कि अगर क्लाइंट में इस टेस्ट का रिजल्ट 5.7% से 6.4% के बीच में हो तो इसका मतलब है कि क्लाइंट प्री डायबिटीज वाला है, यानी कि क्लाइंट का जो शुगर लेवल है वो बहुत ही बॉर्डर लाइन पर है और उससे डायबिटीज हो सकती है। इसे हम फर्दर कंफर्म करवाने के लिए दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं। और तीसरा जो रिजल्ट है वो अगर 6.5% से अबव आता है, 6.5% और अबव दिस, तो इसका मतलब है कि कंफर्म क्लाइंट को
डायबिटीज है, यानी क्लाइंट को डायबिटीज है, ये श्योर हो गया है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है कि लेवल जो है 9% है। तो 9% का मतलब है कि इस क्लाइंट को कंफर्म डायबिटीज है। और डायबिटीज के अंदर हम जानते हैं कि शुगर लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया वाली स्टेट होती है। तो इस टेस्ट का रिजल्ट 9% आने पर हम इस पेशेंट को टीचिंग करेंगे कि आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आप इसे कवर करिए, कंट्रोल करिए और डाइटरी मॉडिफिकेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या जो भी मेडिसिन हैं उन्हें समय पर लीजिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको आना ही चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन में डेट ऑफ डिलीवरी यानी बच्चे का जन्म किस दिन होगा, इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पर चलते हैं। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट रिपोर्ट्स दैट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज February 9, 2022. Using Nagel's rule, what will the nurse determine as estimated date of delivery or birth? एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती है और आपसे बताती है कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 9 फरवरी को आया था, 9 फरवरी 2022 को आया था। अब आपको इस वुमेन में नेगल्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए बच्चे की डिलीवरी, बच्चे का जन्म किस दिन होगा, इस चीज को पता करना है। आपके ऑप्शंस सामने दिए गए हैं, जल्दी से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया जाए। नेगल्स फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। नेगल्स फॉर्मूला होता है LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस डेट को आया था उसमें से 3 मंथ्स कम करके 7 डेज को यदि ऐड कर दिया जाए तो जो डेट हमें मिलेगी वो बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, यानी जन्म का लगभग सही दिन माना जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो LMP बताई गई थी वो बताई गई थी 9 फरवरी। 9 फरवरी को आखिरी पीरियड आया था इस वुमेन में और इसमें से हमें 3 मंथ्स माइनस करने हैं और फिर 7 डेज ऐड करने हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 मंथ्स जब कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो 3 मंथ्स हमने फरवरी में से कम किए तो आ गया नवंबर। अब 9 के अंदर 7 जोड़ दीजिए, 9 फरवरी के अंदर 7 डेज को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आएगा 16 नवंबर और ईयर 2002 ही रहेगा। तो इस तरह से इस वुमेन के अंदर 16 नवंबर 2022 को डिलीवरी हो सकती है। इट इज अ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इस डेट से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद नॉर्मली डिलीवरी होना देखा ही जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये नेगल्स फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है और इसे अगर आपने याद कर लिया तो आपका 1 नंबर बिल्कुल मुफ्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, disease caused due to adulteration of mustard oil with argemone oil is। अगर मस्टर्ड ऑयल में आर्जीमोन ऑयल मिला दिया जाए तो इससे कौन सा डिजीज कंडीशन हो सकती है। मस्टर्ड ऑयल आप सभी जानते हैं सरसों का तेल,
जो सरसों का तेल होता है अगर उसमें मिलावट कर दी जाए, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मिलावट कर दी जाए किसकी, आर्जिमोन ऑयल की, जिसे आप गमोई या सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और इसका जो बॉटनिकल या वनस्पतिक नेम होता है वो होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आप लिख सकते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना। और इसे लोकल लैंग्वेज के अंदर गमोई बोलते हैं या फिर इसे सत्यानाशी भी बोला जाता है। सत्यानाशी या गमोई के तेल को यदि सरसों के तेल में मिलाकर उपयोग किया जाए तो इससे कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, ये आपको बताना है। लेप्रोसी, ड्रॉपसी, पैरालाइसिस, प्लेग। न्यूज़ में आपने पढ़ा या सुना होगा कि इस तरह से सरसों के तेल में मिलावट का कारोबार चल रहा था, वहां पर इतना लीटर तेल बरामद किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली, द राइट आंसर इज ऑप्शन टू, ड्रॉपसी। अगर सरसों के तेल में आर्जिमोन ऑयल मिक्स करके लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो उससे ड्रॉपसी डिजीज कंडीशन हो सकती है। और इस ड्रॉपसी डिजीज कंडीशन होने पर पेशेंट के दोनों पैरों में सूजन आ सकती है यानी स्वेलिंग हो सकती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर रेड रेडिश कलर के धब्बे हो सकते हैं यानी इरिदिमा हो सकती है। पर्सन को डायरिया हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है और आगे जाकर उसे ग्लूकोमा हो सकता है, काला पानी आंख में हो सकता है। इस तरह से ये मिलावट बहुत ही डेंजरस होती है, जानलेवा हो सकती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। Autonomy versus shame and doubt is the task of which stage of development according to Erik Erikson? Very important question. एरिक इरिक्सन द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई गई थी। उनके अनुसार किस एज ग्रुप में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलता है? ऑप्शन वन, टॉडलर। ऑप्शन टू, प्री स्कूल। थ्री, अडल्ट। डी, एडोलसेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, टॉडलर। टॉडलर एज ग्रुप यानी कि 1 से 3 साल तक के बच्चों में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलता है। एरिक एरिक्सन के द्वारा जो साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई गई थी, आइए वन बाय वन उन सभी को रिवाइज कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेज थी इन्फेंसी से लेकर यानी 1 साल से लेकर 1.5 साल यानी 18 मंथ के बच्चों में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 18 महीने से लेकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलता था। 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, साइको सोशल क्राइसिस या टास्क के रूप में देखने को मिलती थी। 5 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी देखने को मिलती है। 13 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चों में आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन देखने को मिलता है। 21 साल से लेकर 39 साल तक की उम्र में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन साइको सोशल टास्क के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद 40 साल से 65 की उम्र के बीच जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। और
65 और उससे ऊपर की उम्र होने पर साइकोसोशल टास्क जो देखने को मिलता है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें नोट डाउन कर लें। कई बार अलग-अलग एज ग्रुप से ये स्टेजेस पूछ ली जाती हैं, साइकोसोशल टास्क पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, host factors in causation of disease include all the following except। किसी भी डिजीज के होने के लिए होस्ट फैक्टर्स में किसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता? डिजीज के कारणों में होस्ट फैक्टर कौन सा ऑप्शन नहीं है, उसे सेलेक्ट करना है। एज, सेक्स, एथनिसिटी, एक्सपोजर टू हीट। किसी भी डिजीज के होने में होस्ट फैक्टर कौन सा नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सपोजर टू हीट। आइए इसे थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। जब भी कोई डिजीज होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसके लिए कुछ कारण होते हैं। अगर वो कारण जिससे इंजरी हुई है उससे ही संबंधित है तो इसे हम होस्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। कई बार इसे इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। किसी भी डिजीज का कारण यदि उस व्यक्ति की एज, सेक्स, एथनिसिटी, जेनेटिक कंडीशन, ब्लड ग्रुप, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स, यूज ऑफ अल्कोहल, ये सब हैं, तो ये सभी होस्ट से संबंधित फैक्टर्स हैं। ये होस्ट के इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। जबकि हीट का एक्सपोजर, आग में जाना, ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये क्या है? इट इज अ एनवायरमेंटल फैक्टर। ये एक वातावरण का फैक्टर है, ये होस्ट का खुद का फैक्टर नहीं है। तो याद रखिएगा, एज, सेक्स, एथनिसिटी, जेनेटिक्स, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स, ब्लड ग्रुप, ये सभी जो हैं होस्ट फैक्टर में इंक्लूड किए जाएंगे। जबकि एक्सपोजर टू हीट यानी आग में जाना, आग से झुलसना, ये होस्ट फैक्टर नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, astringents are the drugs used for। एस्ट्रीजेंट ड्रग्स किस उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए, एज अ कॉस्मेटिक, यानी सुंदरता बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें। ऑप्शन बी, रिड्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर एब्रेशंस, अगर किसी व्यक्ति को हल्का फुल्का कोई कट लग गया है स्किन पर तो वहां से जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने में। ऑप्शन सी, टू अरेस्ट सिक्रीशन, बॉडी में किसी जगह से हो रहे सिक्रीशंस को कम करने में। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी उद्देश्यों से एस्ट्रीजेंट ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है। The right answer is option D, all of the above। एस्ट्रीजिएंट सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, सिकोड़ देते हैं। यहां पर आप लिख लीजिएगा, दे कॉन्स्ट्रिक्ट बॉडी टिश्यू। और अगर बॉडी टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो इससे वहां पर हो रही ब्लीडिंग या सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से एस्ट्रीजेंट का इस्तेमाल कॉस्मेटिक आइटम्स यानी सुंदरता बढ़ाने में। इसके अलावा अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, हल्का फुल्का कट लगा है, तो वहां पर भी इसे अगर लगा दिया जाए
तो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस मेडिसिन के इफेक्ट के कारण सिकुड़ जाएंगी और वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। आपने एस्ट्रीजेंट एनीमा का नाम भी सुना होगा। एस्ट्रीजेंट एनीमा का इस्तेमाल हम अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में भी करते हैं। इसके अलावा सिक्रीशंस भी वहाँ की ब्लड वेसल्स या टिश्यू के सिकुड़ने पर कम हो जाएंगे। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इंजॉय किया होगा आपने। अगर क्लास कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलरली आपके लिए आपकी नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर रात 8 बजे इसी तरह के वीडियोस अपलोड होते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।